वह अमीरों को लूटता और लूट के माल का एक हिस्सा गरीबों में बांट देता। वह छोटे दुकानदारों से सामान खरीदता तो उन्हें दोगुना दाम चुकाता। वह अपने मुंह में चाकू छिपा सकता था और वक्त आने पर उसका बखूबी इस्तेमाल भी कर सकता था। वह डकैती डालने से पहले लूटे जाने वाले परिवार को बाकायदा चिट्ठी भेजकर अपने आने की इत्तला दिया करता था। जब वह डाका डालने पहुंचता तो घर और खजाने का मालिक उसे तिजोरी की चाबी भी सौंप देता, क्योंकि सबको पता था कि वह लूट का जितना माल ले जाने आया है उससे ज़्यादा हरगिज नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक डकैती डालने वाले इस डकैत को चप्पे चप्पे पर पुलिस खोजती रहती, मगर वो कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि उसे मसीहा मानने वाले गरीब लोग हर खबर उस तक पहुंचाया करते थे। सरकार और पुलिस के लिए वह डकैत था, लेकिन गरीब उसे ऐसा शख्स मानते थे जो अपने दोनों हाथ में गरीबों के लिए सौगातें लिए घोड़े पर घूमता रहता। सुल्तान सिंह उर्फ सुल्ताना डाकू के बारे में ये भी कहा जाता था कि उसने जिंदगी भर एक भी कत्ल नहीं किया। ये और बात है कि अंग्रेज़ों ने लामाचौड़ के ग्राम प्रधान के कारिंदे की हत्या के आरोप में उसे फांसी पर लटका दिया था। अपने जीते जी दंत कथाओं का हिस्सा बन चुका सुल्ताना डाकू जब फांसी से लटकाया गया तो उसने जीवन के 30 बसंत भी पूरे नहीं किए थे। सुल्ताना का जन्म कहाँ हुआ था, इसको लेकर कई दावे हैं। उसे मुरादाबाद के हरथौला में पैदा हुआ बताया जाता है। अलबत्ता बिलौरी और बिजनौर में भी उनका जन्म हुआ ऐसा दावा है। सुल्ताना की मां मुरादाबाद के ही कांट की रहने वाली थी। सुल्ताना भातू समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। अंग्रेज़ों ने भातू लोगों को जराइम पेशा करार कर नजीबाबाद में सॉल्वेशन आर्मी की निगरानी में नज़रबंद कर दिया था। उनका मानना था कि ऐसा करने से ये समुदाय सुधर जाएगा। सुल्ताना अपनी बीवी, छोटे बच्चे और सैकड़ों अन्य लोगों के साथ इस किले में कैद थे, लेकिन सुल्ताना किसी और ही मिट्टी के बने थे तो उन्हें कैद में रख पाना मुमकिन नहीं था। एक रोज़ किले की दीवार फांद कर सुल्ताना फरार हो गए। एक साल के भीतर सुल्ताना ने 100 हथियारबंद लोगों का गिरोह बनाकर डकैतियां डालना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में डकैतियां डालने वाले सुल्ताना 23 के होते होते अंग्रेजी हुकूमत के लिए चुनौती बन गए और मुरादाबाद, नजीबाबाद, बिजनौर के गरीबों के हीरो बनकर उभरे। सुल्ताना के सिर पर हजारों रुपयों का इनाम रखा गया था। लाख कोशिशों के बाद भी जब अंग्रेज उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे तो स्पेशल पुलिस फोर्स गठित की गई। इसके लिए बाकायदा तेज तर्रार पुलिस अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया गया। फ्रेडी ने सुल्ताना की पकड़ करने के लिए कई जाल बिछाए, लेकिन हर बार नाकामी हाथ रही। इस नाकामी की वजह थी वो गरीब लोग जो सुल्ताना को हर आहट की खबर दिया करते थे। फ्रेडी सैकड़ों लोगों की फोर्स के साथ सुल्ताना के पीछे था और सुल्ताना बेखौफ उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक डकैतियां डाल रहे थे। इसी दौरान जब सुल्ताना कालाडूंगी के पास लामाचौड़ के प्रधान के घर डकैती डालने पहुंचे तो मारपीट में मुखिया का नौकर मारा गया। इसके बाद जिम कॉर्बेट भी सुल्ताना को गिरफ्तार करने की मुहिम में फ्रेडी के साथ जुट गए। कई कोशिशों के बाद जब फ्रेडी नाकाम रहे तो सुल्ताना को मिलने का न्योता भिजवाया। सुल्ताना ने ये न्योता इस शर्त के साथ कबूल किया कि फ्रेडी अकेले मिलने आएंगे और मुलाकात की जगह, तारीख और वक्त सुल्ताना खुद मुकर्रर करेंगे। फ्रेडी जब सुल्ताना से मिलने पहुंचे तो पेड़ के पीछे से छोटे से कद के सुल्ताना निकलकर बाहर आ गए। उनके हाथ में तरबूज था जिसे वे फ्रेडी को भेंट करने के लिए लाए थे। सुल्ताना ने हथियार डालने को लेकर रखी गई फ्रेडी की शर्तें मंजूर नहीं की और मुलाकात बेनतीजा रही। दोबारा सुल्ताना की धरपकड़ की कोशिशें शुरू कर दी गईं। आखिरकार अपने आदमियों की मुखबरी की वजह से सुल्ताना पकड़े गए। सुल्ताना समेत उनके गिरोह के 13 लोगों को फांसी की सजा दी गई। कई को उम्र कैद हुई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया गया। सुल्ताना की गुजारिश पर उनके कुत्ते राय बहादुर और बेटे को फ्रेडी ने पाल लिया। फ्रेडी ने उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाई और उनके बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। सुल्ताना की परोपकार की छवि ने उनके जीते जी और मरने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया। उन पर कई किताबें लिखी गईं, नाटक, नौटंकियां खेली गईं, यहाँ तक कि फिल्में भी बनी। हॉलीवुड तक में सुल्ताना के जीवन पर द लॉन्ग डेविड नाम से फिल्म बनी है। सुल्ताना के दुश्मन भी उनके विराट व्यक्तित्व के कायल थे। यही वजह है कि सुल्ताना को गिरफ्तार करवाने में भूमिका अदा करने वाले जिम कॉर्बेट अपनी किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज़ रॉबिन हुड में लिखते हैं, सुल्ताना एक अपराधी था, उसे अपराधी पाया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चाहे जो भी हो, उस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर किए बिना मैं नहीं रह सकता, जिसने अपने बूते 3 साल तक पुलिस की ताकत को बौना साबित कर दिया, जिसने अपनी बहादुरी से उन व्यक्तियों से भी सम्मान हासिल किया जो जेल की काल कोठरी में उसके पहरेदार थे।
कॉर्बेट लिखते हैं, मैं सिर्फ तमन्ना ही कर सकता था कि हथकड़ियों बेड़ियों में सुल्ताना की नुमाइश लगाने की कानून को ज़रूरत ना पड़े। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वे लोग हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े सुल्ताना की खिल्ली ना उड़ा सकें जो कभी उसके नाम से भी कांपते थे। मैं ये भी कामना कर सकता था कि सुल्ताना को सज़ा देने में नरमी बरती जाए, क्योंकि सुल्ताना पैदा होते ही सुल्ताना के माथे पर अपराधी लिख दिया गया था। उन्हें कुछ और करने का मौका ही नहीं दिया गया था। ये भी वजह है कि जब सुल्ताना के नाम का डंका बजता था तब भी उन्होंने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, इस वजह से कि बड़ के पेड़ तक उसका पीछा करते मेरे दोस्तों की जान उसने बख्शी। और उसे अंत में इसलिए कि जब सुल्ताना फ्रेडी से मिलने आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर या चाकू नहीं बल्कि एक तरबूज था।